हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, यूट्यूब क्रिएटर्स ने भारत की जीडीपी में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो इसका ऑप्शन है 4700 करोड़, 6800 करोड़, 8700 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए। तो इसका राइट ऑप्शन है 6800 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। यूट्यूबर्स ने भारत की जीडीपी में 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर्स इकोनॉमिस्ट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी 68 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। कितने का? 68 करोड़ रुपए का। किसने दिया है? यूट्यूब क्रिएटर्स ने। यह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है। किस में बताया गया? ऑक्सफोर्ड द्वारा इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में जारी किया गया रिपोर्ट में बताया गया है। और यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के साथ साथ सोशल मीडिया के इस पहल से संबंध रखता है। और देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की एक सॉफ्ट पावर बनने की क्षमता जो है, इससे रोजगार सृजन होता है, आर्थिक विकास होता है और यहाँ तक कि सांस्कृतिक प्रभाव को भी प्रभावित करता है। कौन सा? यूट्यूबर्स क्रिएटर्स। भारत के रचनाकार यानी क्रिएटर्स जो हैं और कलाकार का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जारी मतलब आगे भी ये प्रभाव इसका जारी रहेगा क्योंकि अगली पीढ़ी मीडिया कंपनी का निर्माण करते रहेंगे। क्योंकि मीडिया जो है, अगली पीढ़ी हमारी मीडिया कंपनी का निर्माण करती रहेगी तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता रहेगा। इसका यूट्यूबर्स क्रिएटर्स का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डिमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन है विशाखापत्तनम, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन डिमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया है। तो ये क्या है? भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में यह ऑपरेशन आयोजित किया है और इस आयोजन में स्काई डाइविंग, बचाव अभियान कार्य और फ्लाइट पास्ट सहित विभिन्न अभियानों का प्रदर्शन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में 22 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया, मतलब 2022 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगन रेड्डी मोहन रेड्डी हैं इसके मुख्य अतिथि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान क्रिकेटर का निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ब्रेडन, संजय थापा, शेन वॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में शेन वॉन की मृत्यु हो गई है, जिनका निधन हो गया। ये एक महान क्रिकेटर थे। तो कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। केवल 52 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। 52 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। कैसे इनका निधन हो गया? तो दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई के महान क्रिकेटर, यानी उनका नाम था शेन वॉन। और शेन वॉन जो थे एक महान गेंदबाज से के नाम से जाने जाते थे जिनका जन्म 13 सितंबर 1969 को विक्टोरिया में हुआ था। अपना वनडे करियर की शुरुआत 24 मार्च 1993 को न्यूजीलैंड के विरोध किया था और वनडे में इन्होंने 194 मैचों में 293 विकेट लिए थे। अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2 जनवरी 1992 को की थी भारत के विरुद्ध, जिसमें 145 मैच खेले थे और इसमें 708 विकेट लिए थे। और इन्होंने आईपीएल में भी अपना कला दिखाया था। इन्होंने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल की कप्तानी की और उसी कप्तानी में राजस्थान ने आईपीएल का पहला खिताब अपने नाम किया था। ये कौन थे? शेन वॉन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनेगी? तो इसका ऑप्शन है इंडिया एयरलाइंस, स्विस एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस या टाटा एयरलाइंस। इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। स्विस एयरलाइंस जो है पहली एयरलाइंस बनेगी जो सौर ईंधन का उपयोग करेगी। तो ये इसके की पॉइंट है।
लुफ्थांसा की एक सहायक कंपनी है स्विस एयरलाइंस, जो सौर ऊर्जा का उद्यम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। और यह इस साल जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया जॉर्ज की लुचीज औद्योगिक उत्पादन के लिए पहला प्लांट बनाया जाएगा, जो 2023 में स्विस इसका पहला ग्राहक बनेगा। और स्विट्जरलैंड में स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पिन ऑफ स्नेहलियन द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से सतत विमानन ईंधन के उत्पादन के प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाएगा। तो स्विस एयरलाइंस क्या है? स्विस एयरलाइंस जो है एजी जी स्विस या स्विस एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका के अनुसूचित सेवाएं प्रदान करती है। कौन सी? स्विस एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पॉलिस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात के लिए अनुमति दी है? इसका ऑप्शन है रूस, भारत, नेपाल या चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है भारत। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। भारत ने पॉलिस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात के लिए अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में पॉलिस्टर के मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात और निर्यात पर अनुमति दे दी है। और इस उद्देश्य के लिए 2002 के भारतीय ध्वज संहिता यानी 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के संशोधन किया गया है। इसके पहले नियमों में केवल उन झंडों की अनुमति थी जो केवल हाथ से बुने जाते थे या ऊन पे बुने जाते थे, कपास या रेशम के खादी से बनाए जाते थे, जबकि मशीन से बने झंडे के आयात पर 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो है 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता जो है 3 खंडों में विभाजित की गई है। पहला है राष्ट्रीय ध्वज जो है सम्मान विवरण शामिल है, और दूसरे में निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज में प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे में जो है राज्य और केंद्र सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार जो है आयताकार होना चाहिए, और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। ये इसकी अनुपात होनी चाहिए। और झंडे को कुशन के रूप में, रुमाल के रूप में, नैपकिन के रूप में या किसी अन्य ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए, और न ही इसे किसी भी तरह के पहनावे या पोशाक या किसी भी प्रकार की वर्दी के रूप में प्रयोग करना है, यह इसमें मना किया गया है। और राज्य संबंधी अंतिम संस्कार या सशस्त्र बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंत्येष्टि को छोड़कर किसी भी रूप में ध्वज का उपयोग निजी अंत्येष्टि सहित किसी रूप में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कानपुर, रायपुर या वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। रायपुर में कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके की पॉइंट है, इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन शहरी 0.2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा लॉन्च किया गया है। और इस आयोजन में 17 राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद की गई है। और शुरुआती में एनसीसी के कैडेट हैं जो कि महानदी के तट पर जमीनी सफाई अभियान में भाग लेंगे। और इस आयोजन में देश और देश भर की विभिन्न महिलाओं के नेतृत्व वाले अपशिष्ट प्रबंधन वालों पर प्रस्तुति होगी। और इस कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन चैनलों पर लाइव वेबकास्ट भी किया जाएगा, ताकि शहर वर्चुअली भाग ले सके, यानी सारे लोग इसे देख सकें। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 क्या है? तो एक मिशन है जिसको कचरा मुक्त शहरों को प्राप्त करने के लक्ष्य से बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो इसे 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। और यह मिशन जो है विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित, एकीकृत महिलाएं सशक्तिकरण के बीच सामाजिक उद्यम विकास के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में उद्यमशीलता अवसरों को खोलने के लिए बनाया गया है। और इसको पे अब परिस्थिति तंत्र विकसित पर फोकस के लिए किया गया है। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।